यदि आप टीचिंग से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे लेक्चरर, अल्टी, पीआरटी, नवोदय विद्यालय, केंद्र विद्यालय, इस प्रकार की कोई भी परीक्षा हो और आपको टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिरुचि से संबंधित प्रश्नों को हल करने में दिक्कत आ रही है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है, क्योंकि मैं लेकर आया हूँ शिक्षण अभिरुचि से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके आंसर जो कि कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप प्रश्नों के पैटर्न को समझकर किसी भी प्रकार के प्रश्न को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पिछली वीडियो में हमने इस प्रश्न पत्र से संबंधित टीचिंग एप्टीट्यूड के 16 प्रश्न हल किए थे। यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं प्रश्न को बाइलिंगुअल यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है प्रश्न नंबर 17 यानी 17 प्रश्न है, छात्रों को परियोजना कार्य देते समय एक शिक्षक को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि इसका यानी while assigning a project work to the student, a teacher should always keep in mind that it must have। छात्रों को परियोजना कार्य देते समय एक शिक्षक को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी यानी ऑल ऑफ द एबव। प्रयोजन शैक्षिक हो, संबंध वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से हो, सीखना क्रिया द्वारा हो, तीनों इंपॉर्टेंट हैं, यानी एजुकेशनल पर्पज हो, रिलेशन विद रियल लाइफ सिचुएशन, लर्निंग बाय एक्टिविटी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी आप प्रोजेक्ट देते हो वो एजुकेशनल हो, वो रियल लाइफ से जुड़ा हो और एक्टिविटी द्वारा सीखने से संबंधित हो। तो इस प्रकार ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है 18 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रावधान है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 हैज ए प्रोविजन फॉर। कई बार प्रश्न पूछा जाएगा नहीं है, इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी यानी ऑल ऑफ द एबव। थोड़ा सा बता देता हूं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जिसे आरटीई कहते हैं, राइट टू एजुकेशन, यह अधिनियम 2009 में बना था और 1 अप्रैल 2010 से यह लागू हुआ। दूसरी बात, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 क में इसे रखा गया है, यानी अनुच्छेद 21 में एक पार्ट जोड़ा गया, अनुच्छेद 21 को या अनुच्छेद 21A कह सकते हैं, वहाँ पर राइट टू एजुकेशन को रखा गया। और 86वें संविधान संशोधन 2002 यानी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन 2002 में संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बनाया गया और 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। पहले मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, अब 11 है और 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया कि प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। तो प्रत्येक माता पिता और अभिभावक का यह दायित्व होगा, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बाल्य को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। तो अनुच्छेद 21 को में शिक्षा का अधिकार रखा गया, यह एक्ट 2009 में बना, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए यह फंडामेंटल राइट्स बन गया। और 86वें संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य पहले 10 थे, जिन्हें 1976 में इंदिरा गांधी द्वारा सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया था। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रावधान है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार,
बालक को शारीरिक एवं मानसिक दंड का निषेध, बाल अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था, उपयुक्त सभी। तो ये सभी प्रोविजन है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है, यानी राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, बिल्कुल सही। बालक को शारीरिक एवं मानसिक दंड का निषेध, नो मेंटल एंड फिजिकल पनिशमेंट टू चाइल्ड, बाल अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था, अरेंजमेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ऑल ऑफ द एबव। तो ये चारों विकल्प सही है। तो उपयुक्त 3 सही है, तो इसलिए उपयुक्त सभी होगा। तो ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। शिक्षण अभियोग्यता से तात्पर्य है, इंग्लिश में होगा टीचिंग एप्टीट्यूड मीन्स। यहां दिया गया शिक्षण कार्य के प्रति समर्पण, शिक्षक बनने की इच्छा रखना, शिक्षक के व्यवसाय की सभी वांछित योग्यताएं रखना, छात्रों से अच्छा मेल जोल। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शिक्षक के व्यवसाय की सभी वांछित योग्यताएं रखना। ऑल दी रिक्वेस्टेड एबिलिटीज फॉर प्रोफेशन ऑफ ए टीचर। तो टीचर के लिए जो शिक्षण अभियोग्यता होती है, यानी जिसे टीचिंग एप्टीट्यूड या शिक्षण अभिरुचि कहते हैं, उसका तात्पर्य शिक्षक के व्यवसाय की सभी वांछित योग्यताएं रखना। यानी जो कंपलसरी एबिलिटीज होती हैं एक शिक्षक बनने के लिए, उनकी जानकारी रखना उद्देश्य होता है शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अभियोग्यता, या जिसे टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं उसका। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी विद्यार्थी के आंतरिक मनोभावों के माप की सर्वोत्तम प्रविधि कौन सी है? फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज द बेस्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इनर्स फीलिंग्स। किसी विद्यार्थी के आंतरिक मनोभावों के माप की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रत्यारोपण विधि, यानी ट्रांसप्लांटेशन मेथड, ऑप्शन डी। तो किसी विद्यार्थी के आंतरिक मनोभावों की माप की सर्वोत्तम विधि है प्रत्यारोपण विधि, यानी ट्रांसप्लांटेशन मेथड। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 21, संज्ञानात्मक व्यवहारगत कौशल के अंतर्गत विद्यार्थी को सैद्धांतिक कथनों के उपयोग को वास्तविक परिस्थितियों में समझने के सक्षम बनाना कहलाता है। द कॉग्निटिव बिहेवियरल स्किल ऑफ इनेबलिंग द लर्नर टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ थ्योरेटिकल स्टेटमेंट्स इन रियल सिचुएशन इज कॉल्ड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुप्रयोग, ऑप्शन बी। इंग्लिश में कहेंगे एप्लीकेशन। तो संज्ञानात्मक व्यवहारगत कौशल के अंतर्गत विद्यार्थी को सैद्धांतिक कथनों के उपयोग को वास्तविक परिस्थितियों में समझने में सक्षम बनाना कहलाता है अनुप्रयोग। इसका मतलब यह हुआ कि संज्ञानात्मक व्यवहारगत कौशल के अंतर्गत कोई बच्चा है, उसने कोई थ्योरी पढ़ी, उसका उपयोग वास्तविक परिस्थितियों में समझने के लिए उस विद्यार्थी को सक्षम बनाने में अनुप्रयोग विधि सबसे बेस्ट होगी। इंग्लिश में समझना जरूरी होता है टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्नों को। जैसे यहाँ अवबोध लिखा है, डिफिकल्ट है, अंडरस्टैंडिंग पढ़ोगे तो इजी हो जाएगा। अनुप्रयोग एप्लीकेशन, विश्लेषण एनालिसिस, संश्लेषण सिंथेसिस। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों को समझना है बाइलिंगुअल तरीके से, ताकि आप इजीली कर पाओ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। स्क्रीन पर पूछा गया है, श्यामपट्ट पर लिखते समय अक्षरों का आकार तय करने के लिए आप किस बात का विशेष ध्यान रखेंगे? यानी जब आप श्यामपट्ट पर लिख रहे होंगे उस समय अक्षरों का आकार कितना बड़ा या छोटा होना चाहिए, उसके लिए किस बात का विशेष ध्यान रखेंगे? इंग्लिश में होगा, वाइल राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस what will you especially keep in mind to decide about the size of letters? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, श्यामपट्ट तथा विद्यार्थियों के मध्य दूरी, डिस्टेंस बिटवीन ब्लैक बोर्ड एंड स्टूडेंट्स। ठीक है, ए आंसर इसका सही होगा।
तो जब आप श्यामपट्ट पर लिख रहे होंगे तो अक्षरों का आकार तय करने के लिए आप ये ध्यान रखेंगे कि श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड, किसी भी प्रकार का बोर्ड हो सकता है, उसके और बच्चों के बीच की दूरी कितनी है। अगर ज़्यादा दूरी है तो आप अक्षर ज़्यादा बड़े बनाएंगे, बच्चे नज़दीक हैं तो अक्षर आप छोटे बनाएंगे। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है टीचिंग एप्टीट्यूड में, यूटेट, सीटेट में, कई परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य निर्देशन एवं परामर्श का अंग नहीं है। पूछा गया है नहीं है। फ्रॉम द फ्लोइंग विच वन इज नॉट द एलिमेंट ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। कई बार हमें निर्देशन परामर्श का अर्थ पता नहीं होता है और गाइडेंस एंड काउंसलिंग पता होता है, इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का सबसे आसान तरीका है आप इंग्लिश वाले पोर्शन को अवश्य देखें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संवेगों का विकास करना, टू डेवलप इमोशंस। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। इसका मतलब यह हुआ कि निर्देशन एवं परामर्श का अंग क्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य निर्देशन एवं परामर्श का अंग नहीं है, ये पूछेगा। समायोजन करना ये तो है, यानी एडजस्टमेंट। उन्मुखीकरण करना यानी ओरिएंटेशन। संवेगों का विकास करना, टू डेवलप इमोशन, ये नहीं होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ द एबव, ये भी नहीं होगा। तो निर्देशन और परामर्श का अंग समायोजन करना और उन्मुखीकरण करना ये तो है, लेकिन संवेगों का विकास करना नहीं है। और इस प्रश्न में पूछा गया कौन सा नहीं है, इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। तो ये आप ध्यान में रखिए और इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना सीखो। आज का आखिरी प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान में कौन सा पद सम्मिलित नहीं होता है। यहां पर भी पूछा गया नहीं होता है, ऐसे प्रश्नों को ध्यान में रखना है। विच स्टेप इज नॉट इंक्लूडेड इन एक्शन रिसर्च। एक होता है एक्शन रिसर्च जिसे कहते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। प्रश्न को समझना है। तो क्रियात्मक अनुसंधान में कौन सा पद सम्मिलित नहीं है, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, परिणामों का सामान्यकरण, यानी जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट। ठीक है। सेलेक्टिंग द प्रॉब्लम ये तो होगा। फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस ये भी होना ही है। प्रिपेयरिंग प्लान टू ओवरकम द प्रॉब्लम ये भी सही है, यानी समस्या का चयन करना होगा, क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण करना होगा, हाइपोथेसिस बनानी पड़ेगी, समस्या को दूर करने के लिए योजना का निर्माण, यानी आप प्रॉब्लम को कैसे आउट करना है उसके लिए एक प्लान बनाओगे, प्लान जरूरी है। हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना या उपकल्पना जिसे कहते हैं वो भी आपके पास होनी चाहिए। समस्या भी आपके पास होनी चाहिए क्रियात्मक अनुसंधान के लिए, यानी एक्शन रिसर्च के लिए। लेकिन परिणामों का सामान्यकरण इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर पूछा गया था कि क्रियात्मक अनुसंधान में कौन सा पद सम्मिलित नहीं है, उत्तर होगा परिणामों का सामान्यकरण। अगर प्रश्न आता कि क्रियात्मक अनुसंधान में कौन से पद सम्मिलित हैं, तब आता पहला, तीसरा, चौथा, ऐसा हो जाता। ठीक है, 1, 3, 4, लेकिन यहाँ पूछा नहीं है, इस प्रकार उत्तर होगा ऑप्शन बी, परिणामों का सामान्यकरण। तो आज की वीडियो में इतना ही। 8 प्रश्न थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। मुझे लगता है ये प्रश्न काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहे होंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आ सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। गंगा प्रकाश वैश्विक के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। All the best, good luck, be happy and smiley also.